हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सेशन। आज का जो सेशन होने वाला है ये है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन। इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो आरआरबी ग्रुप डी के बारे में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें क्या किया गया है कि हाई कोर्ट के द्वारा परीक्षा की जो तिथि थी 17 नवंबर, उस पर स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। यानी कि कैट में अंतिम सुनवाई पूरी होने से पहले परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की जाएगी। तो ये थी न्यूज एग्जाम होने से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने तैयारी को जारी रखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। और इस सेशन के लास्ट में आप इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन? आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम शुड नॉट बी डन। सेकेंड है, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोलर कुकर शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। थर्ड है, मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी सीएफएल बल्ब शुड नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड इनकैंडेसेंट बल्ब्स। और फोर्थ है, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है फर्स्ट, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोल और पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल स्रोत है, ठीक है। इसके संरक्षण हेतु ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। कारपूलिंग और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहला कथन है, डॉवर्नियर ने क्रिक का नियम दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डॉवर्नियर गेव द लॉ ऑफ क्रिक्स। सेकंड स्टेटमेंट है, डॉवर्नियर ने विभिन्न गुणों वाले तथ्यों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। स्टेटमेंट सेकंड है, डॉवर्नियर अटेम्प्टेड टू अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। आपके ऑप्शंस हैं, दोनों कथन सही हैं, यानी कथन एक कथन दो का सही व्याख्या है। सेकंड है, केवल कथन एक सही है। और थर्ड है, दोनों कथन सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। और ऑप्शन फोर्थ है, केवल कथन दो सही है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल कथन एक सही है, यानी डॉवर्नियर ने क्रिक का नियम दिया था, ना कि क्रिक का नियम। उन्होंने ऐसा तीन तत्वों के समूह बनाया जिनके गुणधर्म मिलते जुलते थे और जिनमें मध्य तत्व का परमाणु भार लगभग पहले और तीसरे का औसत होता था, ठीक है। अगर एक्स वाई और जेड है तो जो वाई की एटॉमिक वेट होगी वो एक्स प्लस जेड की एवरेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? पहला है मेंढक, दूसरा है मृदा यानी सॉइल, तीसरा है पुष्प और चौथा है कीट, ठीक है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट नहीं है वो है मृदा, सॉइल, ठीक है। वो सॉइल जो है बायोटिक कंपोनेंट नहीं होता, ये ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। जैविक घटक में जीवित चीजें यानी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं और मृदा जो है वो क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिनेंशियल बजट ऑफ इंडिया? पहला है साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा है प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट, तीसरा है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट और फोर्थ है राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो शामिल नहीं किया जाता है वो नहीं किया जाता है साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल को, ठीक है। साख नियंत्रण जिसको क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है, यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है, जबकि प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा वित्तीय बजट में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव? पहला है पीबी, दूसरा है अल्मुनियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है कैल्शियम। तो मोस्ट रिएक्टिव इन सारे में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का क्षार धातु समूह यानी अल्कली अर्थ मेटल का तत्व है और पीबी, अल्मुनियम और मैग्नीशियम की तुलना में अत्यधिक क्या है, अभिक्रियाशील होता है।
नेक्स्ट है जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? एज ऑफ द जून 2022, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है 19, दूसरा है 22 और तीसरा है 15 और चौथा है 25। तो ये टोटल कितनी भाषाएं हैं अब तक? ये है 22 भाषा, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थे? 14 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। शुरुआत में 14 भाषाएं थीं, बाद में संशोधन द्वारा अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत निर्माण वॉज लॉन्च्ड अंडर विच 5-year प्लान? पहला है छठी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 8वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो भारत निर्माण प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। भारत निर्माण योजना वर्ष 2005 में शुरू हुई थी और यह ग्रामीण सड़कें, बिजली, आवास, जल आपूर्ति और सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? इन इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच स्टेट? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा है नागालैंड और चौथा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है ये पाया जाता है मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में मुख्यतः ये पाए जाते हैं और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है 74.6 जूल पर सेकंड, सेकंड है 746 किलोवाट, थर्ड है 746 जूल और फोर्थ है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, ठीक है। यह इकाई जेम्स वाट द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? इन द गिवन फिगर विच नंबर शोज द पोजीशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द ह्यूमन ब्रेन? पहला है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये। तो ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरी रज्जु को दर्शाता है, वो दर्शा रहा है 4th नंबर, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संख्या नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो यानी कमेमोरेटिव लोगो का शुभारंभ किया? इंडिया लॉन्च्ड अ कमेमोरेटिव लोगो टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ विच कंट्री? पहला है ऑप्शन आपका अमेरिका, दूसरा है स्पेन, तीसरा है इजराइल और चौथा है कनाडा। ये लोगो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? जारी किया गया था। भारत और इजराइल ने वर्ष 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 2022 में दोनों देशों ने 30 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगो जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? 3 ओम के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये और ये वाला है ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे दोनों का ऐड करके 3 + 3 यानी 6 ओम। उसके बाद यहाँ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा जो कि 6 ओम का होगा। तो ये 6 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। आर इक्विवेलेंट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/6 + 1/3, 6, 2 + 1 3/6। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट हमारा हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? इन प्लांट व्हेन एंड हाउ इज ऑक्सीजन रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट? पहला है रात के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा, एट नाइट बाय फोटोसिंथेसिस। सेकंड है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ड्यूरिंग द डे बाय द फोटोसिंथेसिस। थर्ड है रात के समय श्वसन के द्वारा, एट नाइट बाय रेस्पिरेशन। और फोर्थ है दिन के समय श्वसन के द्वारा यानी ड्यूरिंग डे बाय रेस्पिरेशन।
तो जो प्लांट में ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये होता है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी ड्यूरिंग द डे बाय ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन अपशिष्ट के रूप में छोड़ते हैं। यह मुख्यतः दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समवाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल आइसोमर ऑफ हेक्सेन? पहला है 2 मेथिल पेंटेन, सेकंड है 2 एथिल पेंटेन और थर्ड है 3 मेथिल पेंटेन और फोर्थ है 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो जो आइसोमर है हेक्सेन का वो नहीं होता है 2 एथिल पेंटेन। ठीक है, क्योंकि तो हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6 और 2 एथिल पेंटेन में कार्बन आते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलीय द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एविसेस ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू परफॉर्म द फंक्शंस एंड पावर एंट्रस्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव? पहला है 54वां, दूसरा है 71वां, तीसरा है 63वां और चौथा है 73वां। तो ये किया गया था 73वां से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में हुआ था। इसके तहत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और भाग 9, ठीक है, और अनुच्छेद 243 जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबेराइनर के ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ डोबेनियर्स ट्रेड? पहला है अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास था, फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड है तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेज। थर्ड है तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी कलर ऑफ एलिमेंट्स। फोर्थ है परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द साइज ऑफ द एटम। तो ये था फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेट प्रॉपर्टीज विथ एटॉमिक मासेस। ठीक है, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। ठीक है, इस ट्रायड के हेल्प से इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी मतलब कि एलिमेंट है XYZ, जिसको ट्रिपलेट बोला जाता था, तो इसमें जो Y हो जाएगा वो X प्लस Z के एवरेज वेट का बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो Y का एटॉमिक वेट होगा फर्स्ट और लास्ट के एवरेज वेट के बराबर इसका वेट होगा। डोबेराइनर ने 1829 में त्रिक का नियम दिया था, जिसके मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिया गया चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम B के सापेक्ष में माध्यम A का अपवर्तनांक के डैश के बराबर होगा। A light ray incident on the interface separating two media is shown in the figure. The refractive index of media A with respect to media B is equal to, पहला ऑप्शन है 1/2, सेकंड है 2√2 और थर्ड है 1/2 इंटू √2 और फोर्थ है √2। इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो किया जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, ये होगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? स्नेल्स लॉ के थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो साइन इंसिडेंट है 45 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1√2, ये हो जाएगा 1/2। अगर 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2, यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो बचेगा √। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? √2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। दूसरा है कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। और तीसरा है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। आपके ऑप्शन है केवल दूसरा सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल पहला सही है, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और फोर्थ ऑप्शन है सेकंड और थर्ड दोनों सही है।
आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड और थर्ड दोनों सही है, क्योंकि जो बार मैग्नेट होता है कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके पोल्स पे होते हैं, या तो नॉर्थ या तो साउथ, किसी भी पोल पे सबसे ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना कि उसके सेंटर में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये हो जाएगा सही। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करता है, ठीक है। अगर आपका नॉर्थ और साउथ एक बार मैग्नेट का है तो यहाँ से इनिशिएट होंगी, यहाँ एंटर होंगी, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, तो ये एक नॉ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहला है 2NaCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, इसको मिलाया जाता है 2H2O में, जबकि फॉर्म होता है 2NaOH एक्वस सॉल्यूशन Cl2 और H2। सेकंड है NaHCO3 में हाइड्रोजन आयंस को जब मिलाया जाएगा तो CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म होगा। और थर्ड ऑप्शन है NaCl को जब H2O और CO2 के और NH3 के साथ मिलाया जाएगा तो NH4Cl और NaHCO3 फॉर्म होगा। और फोर्थ ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 को जब मिलाया जाएगा तो CaOHCl3 और H2O फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का इसमें पूछा गया है कि कैसे फॉर्म किया जाएगा, यानी कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। ये प्रिपेयर किया जाएगा CaOH2 और Cl2 को मिक्स करके, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट बनता है CaOCl2 प्लस H2O। और CaOCl2 को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या किया जाता है कि इसमें क्लोरीन गैस को शुष्क बुझा हुआ चूना जो कि CaOH का होल ट्वाइस है, इस पर क्या किया जाता है, प्रभावित करने से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। सेकंड है संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। दूसरा है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो 51A के अंदर आता है वो आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, के तहत 51A जो कि भाग 4A में है, ठीक है, इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, विद्युत धारा प्रवाहित चालक पर बल। सेकंड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। तो जो एसी जनरेटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर क्या होता है, बेस्ड होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था माइकल फराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है रेड कैबेज लीव यानी लाल गोभी के पत्ते। दूसरा है मेथिल ऑरेंज। और तीसरा है अनियन क्लोव यानी प्याज और लौंग, ठीक है। तो आप इसको कैसा मैच करेंगे, जो लाल गोभी के पत्ता होता है ये होता है एक प्राकृतिक अम्ल यानी क्षारक सूचक यानी नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये होता है एसिड बेस इंडिकेटर। और प्याज लौंग क्या होता है, ये होता है घ्राण सूचक यानी ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 1 से C, सेकंड से B और थर्ड से A। 1 से C, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही, ठीक है। प्राकृतिक, कृत्रिम और घ्राण सूचक अम्ल व क्षार की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और प्याज। नेक्स्ट है विच सोशल रिफॉर्म फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828 एंड इज नोन फॉर एडवोकेटिंग एजुकेशन एंड अपोजिंग प्रैक्टिसेस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड सोशल डिवीजन। की समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन फर्स्ट है राजा राम मोहन रॉय ने, सेकंड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, थर्ड है स्वामी दयानंद सरस्वती ने और फोर्थ है स्वामी विवेकानंद ने।
तो ये निभाया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन और महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेकेव लेंस विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। एक वस्तु के एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। पहला है रियल और डिमिनिश्ड, सेकंड है वर्चुअल और मैग्नीफाइड, थर्ड है रियल एंड मैग्नीफाइड, फोर्थ है वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड। जो कनकेव लेंस यानी जो अवतल लेंस के द्वारा बनाया जाता है वो बनाया जाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके फोकस पे रखा गया हो, ठीक है, तो आपका कैसा इमेज बनेगा, वो बनेगा हाईली डिमिनिश्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्चुअल और हाईली डिमिनिश्ड यानी आभासी और अत्यधिक छोटा, ठीक है। अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी वर्चुअल और क्या अपराइट इमेज बनाता है। नेक्स्ट है इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 अ सुप्रीम कोर्ट वाज एनविसेस्ड विद द चीफ जस्टिस एंड हाउ मेनी यूसेंस जजेज यानी अदर जजेज लिविंग द नंबर टू बी इंक्रीज्ड बाय द पार्लियामेंट। 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अवर न्यायाधीश के साथ की गई थी, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई थी। पहला है 17, दूसरा है 7, तीसरा है 14 और चौथा है 11। तो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में फ्रेम हुआ था उस टाइम क्या हुआ था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब क्या है, इसकी संख्या 33 हो गई है न्यायाधीशों की और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितना हो गया है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम रीजन्स हाइलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल आर लिस्टेड बिलो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारण दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है बाय नोइंग द चेंजेस इन देयर बॉडी एडोलेसेंट स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ अदर ईच अदर। अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। सेकंड है टू रिमूव वेरियस मिथ एंड मिसकंसेप्शन। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना। थर्ड है टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। पुनरारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में जानना। और फोर्थ है हेल्प प्रोटेक्ट्स एडोलेसेंट फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज। किशोरों किशोरियों को यौन शोषण से बचाने में सहायक, ठीक है। इन ऑप्शंस में से जो गलत होगा विकल्प वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यौन शिक्षा बच्चों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान सिखाने के लिए होता है, ठीक है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है, ठीक है। इन ऑप्शंस में से जो सही इमेज है मूवमेंट ऑफ फूड का फ्लोएम में वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। ये होता है तो से जड़ की तरफ होता है, ठीक है। फ्लोएम में भोजन की परिवहन प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है और मुख्यतः पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक होते हैं। तो पेड़ों में ऐसा क्यों होता है, पेड़ों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खाना बनता है पेड़ों में वो मुख्यतः कहाँ बनते हैं, पत्तों में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इसलिए जो इसमें मोमेंट ऑफ फूड है ये क्या होता है, लीव्स से रूट की तरफ होता है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय कोवलेंट कंपाउंड। सहसंयोजिक यौगिक सामान्यतः कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। पहला है दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। दूसरा है दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। और थर्ड है दे जनरली डू नॉट फॉर्म आयंस। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं। और चौथा है दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कार्बनिक विलय में विलय नहीं होते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दे आर नॉट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये कार्बनिक विलय में विलय नहीं होते हैं। अधिकांश सहसंयोजिक यौगिक यानी कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं जैसे शक्कर, तेल, अल्कोहल कार्बोनिक विलयों में घुलनशील होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोथर्मल एनर्जी हार्नेसिंग साइट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। पहला है मणिकर्ण, दूसरा है तारापुर, तीसरा है बोकारो और चौथा है कोलकाता। तो ये है मणिकर्ण, ठीक है, जो कि जियोथर्मल एनर्जी का हार्नेसिंग साइट है। मणिकर्ण कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में और अपने गर्म झरनों यानी हॉट स्प्रिंग्स और भूतापीय ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैज अ लेंथ L and resistance R. Another wire made of the same material has 3 times the length and double the cross-sectional area of the first wire. What will it be its resistance? किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। किसी पदार्थ से बनी एक अन्य तार जिसकी लंबाई 3 गुनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाता है 3/2R, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। जब किसी भी तार की लंबाई दी होती है, उसकी प्रतिरोध दी होती है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ होता है, तो उसके आर जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है रो यानी रेजिस्टिविटी, उसका लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि बोला गया है कि इनिशियल में उसकी जो लेंथ थी L थी और उसका जो एरिया था A था। बाद में उसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 3L हो गई, ठीक है, और एरिया कितना हो गया 2A हो गया। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा पहले का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह जब हम लोग रो LA की जगह 3/2 रखेंगे तो जो दूसरा वाला होगा वो पहले के कितना हो जाएगा 3/2। आपका सही आंसर हो जाएगा 3/2R, ठीक है। नेक्स्ट है पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्शिप्ड बाय द पीपल। पहला है भगवान शिव का, दूसरा है चंद्रमा का, तीसरा है माँ दुर्गा का और चौथा है सूर्य का। पोंगल त्योहार के दौरान सूर्य की पूजा की जाती है। पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है क्योंकि सूर्य कृषि और जीवन के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन हुज इमेज इज एट इन्फिनिटी। सेकंड है किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनती है। फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द ऑब्जेक्ट कुछ इमेज इज फॉर्म्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। और तीसरा है किसी लेंस के लिए दूसरी मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। फॉर अ लेंस द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और फोर्थ है किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर बनती है। फॉर अ लेंस द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द ऑब्जेक्ट कुछ इमेज इज फॉर्म्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। आपके ऑप्शन है ए और बी दोनों, सेकंड है बी और सी दोनों, थर्ड है बी और डी दोनों और फोर्थ है ए और सी दोनों, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों। लेंस का पहला मुख्य फोकस वस्तु के लिए होता है और दूसरा मुख्य फोकस प्रतिबिंब के लिए होता है। ये दोनों सिद्धांत ऑप्टिक्स जो कि प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके अपने दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। अ बॉय यूज्ड अ लेंस टू फोकस अ शार्प इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना। ये हो जाएगा एफ के बराबर यानी फोकल लेंथ के बराबर। दूरस्थ वस्तु जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसका प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इस्लाम। पहला है पैगंबर यूसुफ, दूसरा है पैगंबर नूह और तीसरा है पैगंबर मुहम्मद और चौथा है पैगंबर अब्राहम।
इस्लाम धर्म का फाउंडर माना जाता है पैगंबर मोहम्मद को, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने 570 से लेके 632 सी तक इस्लाम का अंतिम पैगंबर माना जाता है और उनके माध्यम से कुरान का ज्ञान दुनिया तक पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। कथन फर्स्ट है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और कथन सेकंड है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। इफ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। पहला है कि दोनों कथन सत्य है, सेकंड है कि कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है, थर्ड है कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, और फोर्थ है दोनों कथन असत्य हैं। आपका सही हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को त्याग किया जाता है तो उसको रिड्यूस कहा जाता है और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया जाता है तो भी उसको रिड्यूस कहा जाता है। रसायन में अपचय यानी रिडक्शन का अर्थ है ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का ग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं से प्रजनन करता है। पहला है फर्न, दूसरा है अमीबा, तीसरा है यीस्ट और चौथा है मैंगो। तो जो स्पोर्स यानी बीजाणु से जो प्रजनन करता है वो करता है फर्न्स, ठीक है। फर्न बीज से नहीं बल्कि बीजाणुओं से प्रजनन करता है, यह उन्हें विशेष बनाता है, ठीक है। और फर्न्स मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में। नेक्स्ट है, पोलो खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। वेयर डिड द गेम ऑफ पोलो ओरिजिनेट। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है पंजाब में। जो पोलो खेल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी मणिपुर में, ठीक है। पोलो खेल की उत्पत्ति मणिपुर में हुई, इसके बाद इसे अंग्रेजों ने दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो किस सम्राट के दरबार में आया था। थॉमस रो केम टू द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्परर। पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। जो थॉमस रो है वो आया था जहांगीर के दरबार में। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म्ड। पहला है 1945, दूसरा है 1948, तीसरा है 1954 और चौथा है 1962। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन वर्ष 1948 में हुआ था, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष पहले थे होमी जे भाभा, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की पहली गणना भारत में कब की गई थी। व्हेन वाज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फर्स्ट एस्टिमेटेड। पहला है 1947, दूसरा है 1949, तीसरा है 1951 और चौथा है 1955। तो ये किया गया था वर्ष 1951 में, ठीक है। राष्ट्रीय आय का पहला व्यवस्थित आकलन वर्ष 1951 में किया गया था, जो पीसी महालनोबिस और उनकी टीम के काम पर आधारित था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। आज के इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी आने वाले मॉक टेस्ट हैं वो सभी मॉक टेस्ट आपको आसानी से मिल सकें, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।